Hello everyone, welcome to Shriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. शुरू करें आज का सेशन that deals with the articles associated with 7th of November. साल कैसे ख़त्म होता जा रहा है पता नहीं चल रहा. कईयों को लगेगा मैम हमें बड़ा पता चल रहा है, आपको पता नहीं चला. चलिए आज के सेशन में हम बात करेंगे व्हाट ट्रम्प 2.0 मीन्स फॉर इंडिया. यूएस में इलेक्शंस हुए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प वापस आ चुके हैं. तो इस बार का जो उनका ये टर्म रहेगा, इस पे इंडिया पे बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया के लिए क्या कैसे रिलेशंस रहेंगे अब, एंड हाउ इट विल अफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी. सो विल डिस्कस दैट. और यहाँ देर आर 2 आर्टिकल्स, उसको क्लब करेंगे एंड देन विल कवर. क्या कह रही हूँ, जब सेशन में आगे बढ़ेंगे तो पता चल जाएगा. यूपी मदरसा एक्ट के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, आपके दोनों आर्टिकल्स जीएस पेपर 2 से कनेक्ट करते हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. पीएम विश्वकर्मा स्कीम जीएस पेपर T2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, एंड कॉमन कैट स्नेक ऑस्पिशियस इन न्यूज, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. Do mark your attendance by liking this lecture. Comment section आपके पास है. You can share your feedbacks. जितने sessions शेयर करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा. If you're liking these lectures, why not to refer others also? Those who are preparing for UPSC, SSC, State PCS, आप हर किसी को रेफर कर सकते हो. Let others know about it, right? And you can trust the platform, the quality content that is being shared with you, because Shriram's IAS is serving the nation since 1985. तो जो लंबा रास्ता तय किया जाता है इतना बड़ा, वो तभी होता है जब बच्चे विश्वास दिखाते हैं. मैं हमेशा यही बोलती हूँ. तो you can trust the content and do refer to others as well. पहले शुरू में ये 2 लेंदी आर्टिकल्स कवर करेंगे आज. देन विल टॉक अबाउट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव आल्सो. हिंदू में ये 2 आर्टिकल्स आपको दिखेंगे. मैं इन दोनों को क्लब करके आपको समझाऊंगी, ठीक है. डिस्कशन के तौर पे लेना है, सिर्फ कहानी की तरह नहीं सुनना है. भजन संध्या नहीं चल रही है, लिखना भी है, ठीक है. तो व्हाट ट्रम्प 2.0 मीन्स फॉर इंडिया एंड अ विन दैट विल अफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी. सो ये 2 आर्टिकल्स को पढ़ते हैं. क्या लिखा है इसके अंदर, लेट्स टॉक अबाउट इट. डिस्कशन ही है. देखो इसके अंदर इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन ओनली, ठीक है. डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी हो गई है टू द व्हाइट हाउस एज द यूएस प्रेसिडेंट. अब इस पे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव एंड द चैलेंजेस ऑल्सो. सो चीजें कहां पर स्मूथली जा सकती हैं, पहले वो बात करते हैं, ठीक है. स्मूथली चीजें जा सकती हैं. देखो देयर आर सेवरल पॉइंट्स. मैं आपको ये जो आर्टिकल है इसको पॉइंट्स फॉर्मेट्स में बता रही हूँ. एक तो फ्रेंडलियर टाइज, इस पे बात करेंगे. फिर डिफेंस डील्स के ऊपर बात करेंगे, सेकंड नंबर. तीसरा ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बात करेंगे, थर्ड. फोर्थ विल टॉक अबाउट एनर्जी पार्टनरशिप, राइट. एंड विल टॉक अबाउट यू कैन से द कनाडा टेंशंस, ठीक है. पहला है फ्रेंडली टाइज. देखो ऐसा है, ये आर्टिकल में ही मेंशन्ड है ओवरऑल. अगर आप पढ़ोगे इसको तो मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ पूरा. प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रम्प, दे हैव अ गुड रिलेशनशिप. Trump has shown interest in building strong ties with India also. Trade, cooperation in technology you can say, so वो भी बड़ा है. More business opportunities for Indian companies in the US. This means that also easier access to American technology for India, that can be one such parameter. तो ये friendly ties में आता है. रही बात डिफेंस डील्स की. देखो ट्रम्प ऑलवेज वॉन्ट्स टू सेल, यू कैन से, ज़्यादा से ज़्यादा यूएस मिलिट्री इक्विपमेंट्स. ट्रम्प की रही है पॉलिसी टू सेल टू इंडिया ऑल्सो. और ऑब्वियसली इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज भी स्ट्रेंथन होती हैं, ठीक है. तो जो आपकी प्रीवियस डिस्कशंस रही हैं ऑन डिफेंस कॉपरेशन, वो कंटिन्यू होंगी. ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें तो ट्रम्प स्टार्टेड नेगोशिएटिंग फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद इंडिया अपने पहले टर्म के दौरान, ठीक है. सो उनकी वापसी के बाद देयर इज ऑल्सो होप दैट दीज टॉक्स माइट रिज्यूम. फिर उसके बाद बात रही एनर्जी पार्टनरशिप की. Trump is likely to focus more on selling the natural gas and the American oil. तो इंडिया अपनी रिसोर्सेज को भी डाइवर्सिफाई कर सकता है, ठीक है. रही बात कनाडा टेंशंस की.
सो अभी आपको पता है इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशन्स चल रहे हैं ओवर द इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू खालिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, सो एंड द रीसेंट किलिंग ऑफ द एक्टिविस्ट निजर ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर जब मैं ट्रम्प की बात करती हूँ तो यू कैन से कि वी कैन, देखो वैसे तो हम किसी पे ऐसे विश्वास नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल वी कैन से दैट वी विल फील लेस वरीड अबाउट कि यूएस विल साइड विद कनाडा ऑन दिस इशू। तो यहाँ पर देयर कैन बी वन सच पॉइंट। अब इतना सब कुछ सुंदर नहीं है। प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती हैं? प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ट्रेड डिस्प्यूट में, क्योंकि ट्रम्प की हमेशा जो पॉलिसी रही है ना वो यही रही है, अमेरिका फर्स्ट। ट्रेड वॉर्स की एक हिस्ट्री रही है। ट्रम्प हैड दिस हिस्ट्री ऑफ रेजिंग द टैरिफ्स बढ़ाना, मतलब द टैक्सेस ऑन द इम्पोर्ट्स, और फॉरेन गुड्स पे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाना ताकि वो अपनी अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकें। ऑब्वियसली इट विल हर्ट द इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे टू सेल, यू विल बी सेलिंग योर प्रोडक्ट्स मोर यू कैन से एक्सपेंसिव में इन द यूएस। तो जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, जो उसका इंपोर्ट होता आ रहा था फ्रॉम अदर कंट्रीज टू यूएस इंक्लूडिंग इंडिया, तो वहां टैरिफ्स जब बढ़ते हैं तो ये वापस से भी हो सकता है। अब ट्रेड टेंशन्स और भी हो सकती हैं। ट्रम्प की हमेशा जो पॉलिसी रही है वो है प्रोटेक्शनिज्म वाली पॉलिसी। अमेरिका फर्स्ट अप्रोच रही है। ही वांट्स टू रिड्यूस यूएस रिलायंस ऑन अदर कंट्रीज। वो एनकरेज करते हैं अमेरिकन कंपनीज को कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करें गुड्स डोमेस्टिकली रादर देन कि हम इंपोर्ट करें। तो फिर ये फॉरेन कंपनीज के लिए मुश्किल हो जाता है टू डू बिजनेस इन द यूएस मार्केट ऑल्सो। ठीक है, फिर जब आज के टाइम पे हमने बहुत से आर्टिकल्स देखे हैं जब हम मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बात करते हैं, ट्रम्प के साथ यहां दिक्कत आ सकती है, राइट। तो एक ये भी इशू है। दूसरा और एक और इशू है, इमिग्रेशन का बहुत बड़ा एक इशू रहेगा। ट्रम्प हैज ऑलवेज बीन नोन टू लिमिट इमिग्रेशन, जो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत से इंडिया के टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं यूएस में ऑन टेम्परेरी वर्क वीजास। तो जब वीजा पॉलिसीज टाइटन हो जाती हैं तो फिर इट बिकम्स हार्ड फॉर द इंडियन आईटी कंपनीज टू सेंड देयर एम्प्लॉयज टू वर्क इन द यूएस। और मैं यूएस की बात करूं तो यूएस इज इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और ट्रम्प का क्लाइमेट को लेके भी बिल्कुल एक अलग स्टैंड रहता है, राइट। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ टेंशन रहती है। इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है, ये ध्यान में रखना है हमेशा। ट्रेड डेफिसिट नहीं है, ट्रेड सरप्लस ही है। इसका मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करता है मोर टू द यूएस देन इट इंपोर्ट्स। और ये ट्रम्प हैज, मतलब यू कैन से दिस इज व्हाट समथिंग ट्रम्प हैज क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ही वांट्स टू रिड्यूस द अमेरिकाज ट्रेड डेफिसिट। यूएस इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स है ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर जॉब क्रिएशन। तो अगर ट्रम्प की पॉलिसीज ऐसी आती हैं दैट मेक यूएस कंपनीज हेजिटेंट टू इन्वेस्ट अब्रोड, तो इंडिया को उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें हैं। टैरिफ बढ़ देना, और चाइना जो है दैट इज यूएस लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, बट अभी आफ्टर इट विल बी ऑल्सो अफेक्टेड क्योंकि ट्रम्प एम्स टू रिड्यूस द यूएस ट्रेड डेफिसिट विद चाइना ऑल्सो। जैसे H1B वीजा है, L1 वर्क वीजाज हैं, तो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके चलते ऑन द इंडियन आईटी सेक्टर, जो कि हेविली रिलाई करती है ऑन सेंडिंग द स्किल्ड वर्कर्स टू द यूएस। अच्छा, जब मैं क्लाइमेट की बात करती हूँ ना, तो ट्रम्प का जो स्टैंड रहता है क्लाइमेट पे, इट इज टू एक्सपैंड द ऑयल एंड नेचुरल गैस ड्रिलिंग इन द यूएस। मतलब ट्रम्प एक स्टेप बैक लेता है फ्रॉम क्लाइमेट गोल्स, लेते हैं। अगर यूएस इफ मूव्स अवे फ्रॉम द क्लीनर एनर्जी सोर्सेज, तो ऑब्वियसली ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो if Trump's return will mean more, you can say, trade restrictions, cost बढ़ सकती है।
इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज होंगी, क्लाइमेट एफर्ट्स में आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा और सबका एक वाइड रीच इफेक्ट होगा फॉर ग्लोबल ट्रेड पार्टनर्स ऑल्सो लाइक इंडिया एज वेल. ठीक है, सो दैट वॉज द होल आर्टिकल जो मैंने दोनों आर्टिकल्स को क्लब करके आपके सामने शेयर कर दिया है. ठीक है, सो एक आइडिया होना चाहिए. देखो, जब दूसरे देशों में इलेक्शन हुआ है और दूसरा देश भी कौन सा देश है, वो भी यूएस है, सो यू हैव टू नो दीज थिंग्स. ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ये माइंड चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ऐसे ही चलता है रादर देन कि लिखा हुआ लाइंस बस पढ़ दो. वो नहीं है. इट्स डिस्कशन, इट्स 1-to-1 डिस्कशन. यूपीएससी में 50% गेम आपकी रैशनल थिंकिंग की है और मेरा मकसद यहाँ पर आपकी इस थिंकिंग को बढ़ाना है. ठीक है, पॉलिटी के सेशंस हैं प्लेटफॉर्म पे. देयर आर अदर नंबर ऑफ सीरीज दैट आर गोइंग ऑन. प्लीज डू रेफर देम. प्लीज डू रेफर दीज डेली न्यूज एनालिसिस सेशन ऑल्सो गाइस. जितना आप शेयर करोगे उतनी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है. कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन गिव योर फीडबैक्स एंड प्लीज डू शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस. हर किसी के लिए रेलिवेंट है ये सेशंस. ठीक है, आगे बात करें अगले आर्टिकल पे. Why did Supreme Court uphold यूपी मदरसा एक्ट? मदरसास कैसे ऑपरेट करते हैं, कोर्ट की क्या फाइंडिंग्स हैं, इस रूलिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा था, वो सारी बातें डिस्कस करते हैं. डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं, बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करूंगी. पहली बात, अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है अबाउट. पहले एक बार सुन लो, नहीं समझ आया ना फिर लास्ट में समराइज करके दोबारा से भी रखूंगी आपके सामने. पहले एक बार अच्छे से सुन लो. ठीक है, जितना समझ आए 50, 60, 70% वो ठीक है. फिर उसके बाद छोटी समरी के फॉर्म में बताऊंगी तो 100% क्लियर हो जाएगा. ठीक है जी. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है अबाउट दी उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट ऑफ 2004. ठीक है, 2004 में ये एक्ट आया था एंड ये जो रूलिंग हुई है, देयर वाज अ केस का नाम जिसको जानना है वो है अंजुम कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, अब ये जो केस है ना, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लेंगे. लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 में क्रिएट हुआ था टू सेट सर्टेन रूल्स फॉर दी मदरसाज इन द स्टेट. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला that this act was not constitutional. Supreme Court overruled this. They decided the act is in fact constitutional. तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन बोला जा रहा है, इसको रेफर किया जा रहा है एज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि पॉजिटिव सेक्युलरिज्म में स्टेट ट्रीट करेगी हर एक रिलीजन को इक्वली, अलाउ करेगी to them to flourish without interference. State can support religious education. यहाँ पर पॉलिटी के आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स काम आने वाले हैं. राइट टू रिलीजियस एडुकेशन. तो ये जो रूलिंग है ये कंफर्म करती है that मदरसास have this right to offer religious education as long as they follow state regulations. राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज को सपोर्ट कर रही है ये रूलिंग. They can manage their educational institutions. They have this right that is guaranteed by Indian Constitution. Which right? Do let me know. हालांकि the court said कि state के पास ये right है. State can set certain standards, rules for the schools, even the religious ones, ताकि quality education ensure रहे, कि schools basic educational standards meet करें. Are you getting my point? अब हाई कोर्ट का ये मानना था कि ये जो कोर्ट है ये सेक्युलरिज्म, it is crossing the line of secularism. This act has interfered with their religious nature also. There were certain concerns. Even National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR, they also criticized the madrasa, saying the quality of education जो दी जा रही है that is not up to the mark. It is violating Article 21A of the Constitution, जो कि इंश्योर करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन एज 6 to 14. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
Supreme Court disagreed with the High Court's decision. Now there are several reasons for that. Let's talk about that. Context समझ आया? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या कहती है? तो सुप्रीम कोर्ट कहती है जब आप रेगुलर लॉज को देख रहे हो, द फोकस शुड बी ऑन टू क्वेश्चंस. एक तो उसका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और दूसरा उसकी कंसिस्टेंसी विद द फंडामेंटल राइट्स. तो सुप्रीम कोर्ट कहती है यू शुड स्टिक टू रिव्यूइंग द रेगुलर लॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स, बेस्ड ऑन द लेजिस्लेटिव पावर, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन द ब्रॉड आइडियाज लाइक सेक्युलर. आपने कहा ये सेक्युलरिज्म को क्रॉस कर रहा है, तो वहां पर उन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है दैट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशंस कोर वैल्यूज, ये यही कहती है ना. Supreme Court pointed out that this doctrine should be used only for the changes to the constitution itself, not for the laws, ordinary laws like Madarsa Act. मैं डिटेल में बताती हूँ आपको. पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बोला जा रहा है कि इट इज हाईलाइटिंग पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. पॉजिटिव सेक्युलरिज्म वो प्रिंसिपल है दैट प्रमोट्स फेयरनेस and equal treatment for all the religions. Positive secularism का मतलब ये नहीं है that you remove religion from the public life. It means कि सरकार, state, government, it respects all the religions. It treats them equally. तो यहां पर court said that by regulating madrasas, state is not violating secularism. It is ensuring कि madrasas could provide quality education. We have this state का जो action है, it is seen as the way to protect the right of minority communities. Article 25 to 30 of the Indian Constitution. You can practice your religion, you can maintain your educational systems. It protects the freedom of religion. It guarantees educational rights for minorities. और कोर्ट कहती है that गवर्नमेंट का जो रोल है इन ओवरसीइंग दी मदरसास, इट अलाइंस विद दीज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. देयर इज इक्वालिटी इन एडुकेशन की बात करते हैं ना, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15, इक्वालिटी बिफोर लॉ. गवर्नमेंट हैज द ड्यूटी टू क्रिएट द एजुकेशनल एनवायरमेंट जहां पर हर कोई regardless of the religion they have access to quality education. There are article 26 to 30. Religious communities have this right to manage their own religious institutions, charitable institutions like madrasas. Madrasas have this autonomy. लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है that state has the duty to ensure that जो education provide हो रही है they meet the basic standards. समझ आ रही है बात? ठीक है. Are you getting my point? So Supreme Court emphasized that madrasa's education may need quality oversight. It is an important part of educational landscape also. Flexibility in recognizing madrasa's degree, यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि सुप्रीम, देखो challenges जो डिग्रीज होती हैं वहां पर, एक होती है फाजिल और एक है कामिल. These are postgraduate and graduate degrees that are awarded by madrasas. They are not recognized by the UGC under the UGC Act of 1956. So court suggested कि these degrees will be valid for the students who are pursuing courses that are related to theology or Islamic studies at universities. तो यहाँ पर कोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड आउट दीज थिंग्स. तो कोर्ट का बेसिकली जो डिसीजन आया है दैट इज अपहोल्डिंग पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, बैलेंसिंग द रिलीजियस राइट्स एंड एजुकेशन, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस फ्रीडम, एंड इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स यू कैन से फ्यूचर डिस्कशंस ऑल्सो. ये है आर्टिकल. नहीं समझ आया किसी को? अब मैं आपको इसका क्रक्स बता देती हूँ फ्रॉम हेड टू टू. एक बार फिर से फटाफट 2 मिनट लगेंगे, जल्दी से सुन लो. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट जो है, यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को अपहेल्ड किया है, बट विथ फ्यू एक्सेप्शंस.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की पहली जो रूलिंग आई थी कि ये जो एक्ट है इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसएग्री किया। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट डिड फाइंड कि कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि मदरसा बोर्ड जो है वो अवार्ड करते हैं ये हायर डिग्रीज को, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द यूजीसी एक्ट। मदरसाज की जो फंडिंग आती है वो कहाँ से आती है? इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट देती है। इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि मॉडर्न सब्जेक्ट्स जो हैं दे नीडेड टू बी इंक्लूड इन दी मदरसा करिकुलम्स ऑल्सो, राइट। इंडिया के अंदर 24,000 कुछ मदरसाज हैं और 60% उत्तर प्रदेश के अंदर है। अब ये जो केस है, एक पेटिशन फाइल हुई 2019 में, जब एक पार्ट टाइम टीचर थे इन मदरसा, उनको सैलरी कम मिल रही थी एंड ही वांटेड टू रिसीव द सेम सैलरी एज रेगुलर टीचर्स। तो देयर वाज अ पेटिशन, मोहम्मद जावेद आर्ग्यूड कि जो मदरसा के टीचर्स हैं दे शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स एंड दैट अपॉइंटमेंट जो हो मदरसाज में इट शुड बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। उसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया एंड दे वेंट, मतलब कि क्या ये एक्ट है अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब डिसीजन दिया है कि ये 2004 का एक्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सेक्युलरिज्म वायलेट नहीं कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट फाइंड वन इशू, दैट इज कि ये एक्ट अलाउ करता है मदरसास को टू इशू हायर डिग्रीज आई एम सॉरी that conflicts with the UGC Act. Now this Supreme Court's decision, it balanced the idea of religious education in a secular state, but ये भी ensure कर रहा है कि educational standards they are met, particularly when it comes to recognizing the degrees also. NCPCR ने भी concerns raise किए कि मदरसास आर नॉट प्रोवाइडिंग द सुटेबल एजुकेशन, दे आर वायलेटिंग चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शंस। तो सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड कि सेक्युलरिज्म शुड नॉट बी यूज्ड एज अ रीजन टू इनवैलिडेट द होल लॉ। मदरसा शुड प्रोवाइड सेक्युलर एंड religious education and state also has the right to regulate these institutions to ensure quality education. So Supreme Court said the minority institutions like madrasas, they have their right to maintain their religious identity while providing quality education. Right? This decision is very important because it is trying to balance the state's role also in ensuring quality education, and it is also protecting minority rights. So ये कह रहे हैं कि मदरसा should be allowed to continue their work, but they must meet certain educational standards also. इसका बहुत बड़ा impact पड़ेगा क्योंकि बहुत बच्चे rely करते हैं on the education. ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं. मैंने इन डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से सारे कवर कर दिए हैं. Global market for clean energy technologies is set to rise from $700 billion in 2023 to $2 trillion by 2035. It is a study by International Energy Agency. हम IEA की बात करते हैं. IEA एक ऑटोनमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन OECD फ्रेमवर्क. इसका मकसद है कि यहाँ पर सारी सरकारें, इंडस्ट्री काम करती हैं साथ में मिलकर, ताकि आप एक सिक्योर और एक सस्टेनेबल एनर्जी इंश्योर कर सको फॉर फ्यूचर, फॉर एवरीवन. जब ऑयल क्राइसिस हुआ था उसके रिस्पॉन्स में ये एजेंसी क्रिएट करी गई थी 1973-74 के अंदर, जब तेल के दाम बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे. Many countries were they were dependent on oil from the other nations. Problems हो गई for industrialized countries. Then IEA was created to support the countries in energy security. 1974 में it was there to ensure the security of oil supplies. ताकि clean energy promote करना, it provides data, advice also कि on energy policy, how you can move towards clean energy solutions, cooperation हो between the countries. तो ये सब data analytics का काम हो गया. Focus on the renewable energy, focus on environmental protection and stopping the climate change, ये सारा इसका काम है. अब इसके अंदर 31 मेंबर कंट्रीज हैं, 13 एसोसिएशन कंट्रीज हैं, 5 एक्सेशन कंट्रीज हैं.
अब किसी को अगर आईईए का मेंबर बनना है तो द कंट्री मस्ट बी द मेंबर कंट्री ऑफ ओईसीडी, और उसके साथ साथ ये कुछ रिक्वायरमेंट्स उन्हें पूरे करने पड़ेंगे। क्या क्या है? क्रूड ऑयल or product reserves equivalent to 90 days of the previous year's net imports, to which government has immediate access and could be used to address the disruptions to global oil supply. तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास क्रूड ऑयल या के जो रिजर्व्स हैं 90 दिन का रिजर्व आपके पास होना चाहिए ऑफ द प्रीवियस ईयर्स नेट इम्पोर्ट्स, ताकि अगर एकदम से कोई डिस्ट्रप्शन आ जाती है टू द ग्लोबल ऑयल सप्लाई तो इमीडिएट एक्सेस हो, इवन इफ इट मतलब जैसे पहले क्राइसिस आ गया तो क्राइसिस वाली सिचुएशन ना आए। अ डिमांड restraint program should be there to reduce national oil consumption by up to 10%. There are certain criteria. लेजिस्लेशन मेजर्स होने चाहिए कि जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं दे मस्ट रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन अपॉन रिक्वेस्ट। इंडिया ने इसको ऑर्गेनाइजेशन को 2017 में ज्वाइन किया एज एन एसोसिएट मेंबर, और ये कुछ रिपोर्ट्स हैं दैट आर पब्लिश बाय आईईए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, एनर्जी टेक्नोलॉजी, नेट जीरो बाय 2050, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। सीधा सवाल आ सकता है यहाँ से। कॉमन कैट स्नेक अभी रिसेंटली वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में डिस्कवर हुआ, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कॉमन कैट स्नेक को इंडियन गामा स्नेक भी बोला जाता है, राइट। इट इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। इसका साइंटिफिक नाम है बोएगा ट्राइगोनाटा। इंडिया के अंदर हर जगह ये पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को छोड़ के आफ्टर सिक्किम। इट इज ऑल्सो नॉट फाउंड इन इंडियन आइलैंड्स। ठीक है, कैसा है? मीडियम साइज है और हर एक फॉरेस्ट में पाया जाता है। वेनोमिनस है। इसका जो वेनम है इट इज नॉट कंसीडर्ड हाईली डेंजरस टू ह्यूमंस। ये इट इज अपना वेनम को यूज करता है टू सबड्यू प्रे। मीडियम साइज स्नेक है, 70 से 100 सेंटीमीटर का रेंज है, थिन टेल है, ग्रे ब्राउन कलर है, हेड बड़ा है, ट्रायंगुलर शेप है। तो ये इसकी कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, इसमें यू विल सी अ वाई शेप्ड मार्किंग, गामा और वाई शेप्ड मार्किंग। ठीक है, 12 से 20 साल का इनका लाइफ स्पैन है। स्मॉल वर्टिब्रेट्स इनकी डाइट रहती है और टेंशन की बात नहीं है, अभी लीस्ट कंसर्न है, बहुत है अभी नंबर में। 2 मिलियन से ज्यादा एप्लीकेशन रजिस्टर हुई हैं अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जो 2023 में लॉन्च करी गई थी, जीएस पेपर 2। पीएम विश्वकर्मा स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है। क्राफ्ट पीपल जो हैं, जो आर्टिजन्स हैं, उनके लिए ये स्कीम है, जहां पर इट ऑफर सर्विसेज लाइक मार्केट लिंकेज सपोर्ट। आपका प्रोडक्ट है और एक तरफ जब आपने बेचना है मार्केट लिंकेज भी होना चाहिए ना, उसमें हेल्प करना, स्किल ट्रेनिंग देना, इंसेंटिव देना फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो ये इसका मकसद है। 5 साल की ये स्कीम है, 2027-28 तक ये चलेगी। ठीक है, अब इसका ओवरऑल मेन गोल क्या है? ट्रेडिशनल स्किल्स को प्रमोट करना, उसको प्रिजर्व करना, दैट हैव बीन पास डाउन थ्रू जनरेशंस। ठीक है, समझ आ गया? नाउ टू नर्चर द गुरु शिष्य परंपरा। ट्रेडिशनल स्किल्स जो होती हैं, फैमिली बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं जो आर्टिजन्स करते हैं, उसको प्रमोट करना। टू इम्प्रूव द क्वालिटी रीच ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट, बाय इंटीग्रेटिंग विद द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक वैल्यू चेन्स। कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए? आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन, चाहे वो रूरल एरिया से हो चाहे वो अर्बन एरिया से हो, वो मैटर नहीं करता। 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को ये कवर करता है स्कीम। बोट मेकर्स, ब्लैकस्मिथ्स, हैमर एंड टूल किट मेकर्स। कम से कम भी लगा लीजिए तो आप 5 लाख फैमिलीज विल बी कवर्ड इन द फर्स्ट ईयर और 30 लाख फैमिलीज पूरे 5 साल के अंदर। फायदा क्या मिलेगा? काम करने के लिए टूल्स चाहिए ना, तो अच्छे टूल्स मिल जाएंगे, टूलिंग फैसिलिटीज मिल जाएंगी, इंडस्ट्री रेडी मैन पावर, स्किल ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं नई स्किल्स मिल जाएंगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस डेवलपमेंट में सपोर्ट मिल जाएगा ताकि दे कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट, एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाएगी दैट विल हेल्प विद द जॉब वर्क, दे विल इंप्रूव देयर वर्क, तो कंसल्टेंसी एंड जॉब वर्क सर्विस। ठीक है,
दिस वॉज द होल सेशन. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो विल मीट यू इन अदर वन. टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग एवरीवन, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.